नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वागीश्वरी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं प्रतिभा आर्या। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको सूचना दी थी कि आज हम महाकवि भास के विषय में पढ़ेंगे, तो मैं उपस्थित हूं। चलिए महाकवि भास के विषय में पढ़ते हैं। इससे पहले यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। संस्कृत विषय से संबंधित समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में होती हो, उनसे संबंधित सभी जानकारियां आपको यहाँ पर एक साथ समग्र रूप में मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महाकवि भास के विषय में। दोस्तों, संस्कृत के अंतर्गत जितने भी महाकवि हुए हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन, उनकी रचनाएं और उनके प्रसिद्ध रचनाएं, इन सभी से हमेशा ही प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए महाकवि भास के विषय में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये कि संस्कृत के जो महाकवि होते हैं, इन महाकवियों की एक बात विशेष होती है कि अत्यधिक विनम्रता के कारण ये स्वयं के विषय में कुछ भी नहीं लिखते, तो इनके व्यक्तिगत जीवन की जानकारी हमें बहुत ही कम हो पाती है। एक ऐसा भी हो सकता है कि इतिहास में, यानी कि काल के काल में समा गई हो इनकी कुछ पुस्तकें। भारत पर अनेकानेक आक्रमण होने के कारण भारत की इतिहास के सत्य को रखने वाले जो ग्रंथ थे, उनको नष्ट कर दिया गया किसी न किसी दुर्भावना के चलते। लेकिन फिर भी भारत के अंतर्गत ऐसे विद्वान मौजूद हैं जिन्होंने अपने इतिहास के ग्रंथों को ढूंढने का प्रयास किया और महाकवि भास के जो ग्रंथ हैं, इनको भी ढूंढ निकाला है। तो आइए सबसे पहले तो महाकवि भास के विषय में पढ़ते हैं। इनके जीवन परिचय के विषय में देखें, इससे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि संस्कृत साहित्य के अंतर्गत ये प्रथम नाटककार माने जाते हैं, यानी कि इनसे पूर्व कोई ऐसा उल्लेखनीय नाटक किसी ने नहीं लिखा था। तो महाकवि भास संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार हैं। इसके अतिरिक्त बात इनके समय की आती है, तो इनका समय हम 300 से 200 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं। ऐसा इसलिए मानते हैं कि जो महाकवि कालिदास हैं, उन्होंने अपना जो नाटक है मालविकाग्नि मित्रम, इसकी प्रस्तावना के अंतर्गत कालिदास जी ने भास का नाम उल्लेख किया है। और क्या कहा है कि प्रस्तावना में इस प्रकार इन्होंने लिखा है कि भास के होते हुए भी कालिदास की प्रसिद्धि आजकल क्यों हो रही है। इसका अर्थ यह है कि कालिदास के समय में महाकवि भास जो हैं, ये प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुके थे। इसके अतिरिक्त यदि हम दूसरे ग्रंथों की बात करें, तो काव्य मीमांसा जो कि राजशेखर के द्वारा लिखी गई है, उन्होंने भी भास के नाटकों की अग्नि परीक्षा के विषय में लिखा है। यानी कि इस प्रकार की किंवदंती है कि बहुत सारी अग्नि में अनेक लोगों की ग्रंथों को जलाया गया, लेकिन जो भास की ग्रंथ है वो ग्रंथ अग्नि में भी नहीं जले। इस प्रकार से अग्नि परीक्षा की गई, यानी कि वो पूरी तरह से व्याकरण सम्मत थे और काव्य के नियमों के अनुसार थे, इसलिए भास के काव्य नहीं जले। इसी प्रकार इनकी प्रसिद्धि के विषय में जो जयदेव हैं, जिन्होंने प्रसन्न राघवम लिखी है, संस्कृत के प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने भास के विषय में कहा है कि कविता कामिनी का ह्रास हो गया। यानी कि महाकवि भास जो हैं, उनके यहाँ आने से जो कविता कामिनी है, इसका तो ह्रास ही हो गया एक तरह से। तो इस प्रकार से इनके विषय में कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले जो इनकी रचनाएं हैं वो प्राप्त नहीं हो रही थी, तो इसके विषय में बहुत सारे रिसर्च किए गए। उसके पश्चात इनकी कुछ रचनाएं हमारे सामने आती है। तो इसमें हमने ये पढ़ा है, जो संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार भास थे, 300 से 200 ईसा पूर्व इनका समय माना जाता है। और उनके समय माने जाने के 3 प्रमाण है। मालविकाग्नि मित्रम में कालिदास ने लिखा है, काव्य मीमांसा में राजशेखर ने लिखा है, प्रसन्न राघवम में जयदेव कवि ने लिखा है। इसलिए उनके विषय में इतिहास की पुख्ता जानकारी अब हो चुकी है। अब भास की रचनाएं वे कौन कौन सी हैं, आइए इनको देखते हैं। इनके 13 रूपक हमको प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इनकी जो खोज है ये टी गणपति शास्त्री जी ने की थी। यानी कि महाकवि भास की जो हमको रचना नहीं मिल रही थी, उनकी खोज टी गणपति शास्त्री ने की। और यह प्रश्न पूछा जाता रहा है बार बार। पहले तो 13 रूपक, दूसरा टी गणपति शास्त्री। इसके बाद बात करते हैं 1907 में 10 नाटकों को इन्होंने खोजा था। और इनकी जो लिपि थी, ये मलयालम थी, संस्कृत नहीं थी। सबसे पहले टी गणपति शास्त्री ने 10 नाटक खोजे थे इनके 1907 में। फिर 3 और खोज लिए गए। फिर 1912 तक आते आते इन्होंने इसको प्रकाशित भी कराया। और प्रकाशित कहाँ कराया? अनंत शयन संस्कृत ग्रंथावली में भास के नाम से गणपति शास्त्री जी ने इनके ग्रंथों को प्रकाशित करवाया, बड़े ही विनम्रता पूर्वक। ठीक है, तो
जो भास समस्या के नाम पर भी एक बात आती है, क्योंकि टी गणपति शास्त्री जी ने जब इन रूपकों को सामने लाया तो बहुत सारे विद्वान ऐसा कहते थे कि नहीं, ये इनके नहीं है। फिर इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ तो पता लगा कि जितने भी ये 13 रूपक हैं, इनकी भाषा शैली समान है। इसके अंतर्गत जो प्रसिद्ध अलंकारों का प्रयोग का तरीका, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए ये काव्य प्रतीत होते हैं, तो इसी को भास समस्या कहते हैं। कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, और इस बात पर बहुत सारे विद्वानों के विचार एक साथ नहीं होते, इसलिए इस बात को भास समस्या के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार इनके 13 रूपक हैं। अब ये जो 13 रूपक है दोस्तों, इन्हीं का हमें अध्ययन करना है। तो ये महाकवि भास का जीवन परिचय था जो अभी आपके सामने मैंने रखा। अब इनके नाटकों के विषय में हम अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि 1912 में त्रिवेंद्रम, जो कि वर्तमान केरल में स्थित है, वर्तमान भारत के केरल में ये त्रिवेंद्रम स्थित है, से गणपति शास्त्री के द्वारा इनको प्रकाशित करवाया गया था। ये 13 नाटक थे जो कि भास्कृत माने जाते हैं। तो इनका अध्ययन हम इस प्रकार कर लेते हैं, एक एक करके। सबसे पहला है स्वप्न वासवदत्ता, दूसरा है प्रतिज्ञा योगंधरायण, फिर तीसरा है दरिद्र चारुदत्त, अविमारकम, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, बाल चरितम, पंचरात्रम, मध्यम व्यायोग, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार। अब इनमें जो स्वप्न वासवदत्तम है और प्रतिज्ञा योगंधरायण, इसमें लगभग एक जैसी कथा है। तो ये जो कथा है ये उदयन से संबंधित है, राजा उदयन और वासवदत्ता से संबंधित। इसके अतिरिक्त ये जो अन्य जो कथाएं हैं, इनमें रामायण और महाभारत इसके उपजीव्य हैं। तो उनके अनुसार हम इसका अध्ययन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रामायण मूलक कौन कौन से इनके ग्रंथ हैं। तो सबसे पहले है प्रतिमा नाटकम। अब देखिए, इस प्रतिमा नाटकम के अंतर्गत आप 7 अंकों का ये नाटक है प्रतिमा नाटकम। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो श्री राम गवन जाते हैं, यानी कि वन को जाने के लिए उनको सजा के तौर पर वन में जाने के लिए आज्ञा मिलती है अपने पिता दशरथ से, तब से लेकर के जब वो रावण का वध कर देते हैं, वहां तक की कथा का वर्णन है प्रतिमा नाटकम में। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो भरत है, यानी कि श्री राम का राज्याभिषेक हो जाता है। अब इसके अंतर्गत मुख्य घटना जो है, भरत अयोध्या में प्रवेश करता है, और अयोध्या में प्रवेश करते ही वो सबसे पहले अपने पूर्वजों के जहां चित्र टंगे होते हैं, वहां उस कक्ष में प्रवेश करता है, और वहां देखता है कि उनके पिता का भी चित्र उसमें है। इसका अर्थ क्या, वो वर्तमान नहीं रहे, यानी कि क्या वे नहीं रहे, इस सूचना ये जो सूचना है उनको मिलती है, और इसी के ऊपर मुख्य रूप से ये जो नाटक है ये आधारित है। अतः इसका जो शीर्षक है दोस्तों, इसलिए इसका शीर्षक भी रख दिया गया प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा देख करके भरत को जो सूचना मिलती है उसके अनुसार इसका शीर्षक रखा गया है। तो भरत जी को पता लग जाता है कि वे जो दशरथ है उनके पिता वो अब नहीं रहे। ये है प्रतिमा नाटकम। रामायण मूलक दूसरा जो है, ठीक है, अब रामायण मूलक जो दूसरा ग्रंथ है वो है अभिषेक नाटकम। इसमें भी श्री राम की ही कथा है। कैसे कि 6 अंकों का ये नाटक है अभिषेक नाटकम। इसके अंतर्गत आपको बाली वध से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की घटना आपके सामने आती है, यानी कि बाली का वध किया था और स्वयं राम है उनका राज्याभिषेक हुआ, वहां तक की घटना का वर्णन है। यदि हम इसको कांड के अनुसार देखें, महाभारत रामायण के वाल्मीकि के द्वारा लिखे गए जो कांड है, उसमें किष्किंधा कांड से लेकर के युद्ध कांड की समाप्ति तक की कहानी इसके अंतर्गत आती है। वहीं से इन्होंने बालीवध किया और राज्याभिषेक इनका हुआ, वहां तक का इसमें हम देख सकते हैं। युद्ध का होना, युद्ध जीत करके वापस अयोध्या आना, इनका राज्याभिषेक होना, यहाँ तक की सारी घटनाएं इसमें आती है। अब बात करते हैं हम उदयन की कथा से संबंधित जो भी इसमें नाटक है उनके विषय में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिज्ञा योगंधरायण। देखिए, योगंधरायण यहाँ पर उदयन और वासवदत्ता का एक मंत्री है। इसका मुख्य इसमें रोल होने के कारण इसका नाम ही प्रतिज्ञा योगंधरायण रख दिया है। ये जो कथा है प्रतिज्ञा योगंधरायण नाटक के अंतर्गत उदयन और वासवदत्ता की प्रणय कथा का वर्णन है। इसमें 4 अंक होते हैं दोस्तों पूरे, और इसके अतिरिक्त जो कौशंबी का राजा है वत्सराज उदयन, ये एक राजा है कौशंबी का, और एक उज्जैनी के राजा प्रद्योत की पुत्री है वासवदत्ता। इन दोनों की प्रणय कथा है, और इस प्रणय कथा को अपने सफलता पर पहुंचाने के लिए जो प्रयास करता है वो करता है मंत्री योगंधरायण।
इन दोनों को मिलाने का प्रयास करता है और इन्हीं सारी घटनाओं से परिपूर्ण ये नाटक होता है। किस प्रकार ये आग लगाता है, किसी भी प्रकार से उदयन और वासवदत्ता को मिलाता है, उदयन की अन्य जो पत्नियां हैं उनसे दूर रखकर उनको मिलवाता है और उनके जो भी आपसी मतभेद होते हैं उनको मिटा करके दोनों का विवाह होने तक का पूरा जो कार्य होता है वो प्रतिज्ञा योगंधरायण के अंतर्गत होता है। तो एक कथा तो उदयन और वासवदत्ता की जो कथा है प्रतिज्ञा योगंधरायण के अंतर्गत है, और बिल्कुल इसी से संबंधित एक और नाटक है जो कि है स्वप्न वासवदत्तम, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। यदि आप इसको विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो वागीश्वरी पर इसके विस्तार पूर्वक वीडियो मौजूद है जो कि स्वप्न वासवदत्ता पर बना है, पूरा सारांश सहित प्रमुख श्लोक सहित आपके लिए ये वीडियो बना हुआ है। चलिए स्वप्न वासवदत्ता के विषय में देखें। ये सर्वश्रेष्ठ रूपक है, महाकवि भास का सर्वश्रेष्ठ रूपक है ये। इसके अंतर्गत दोस्तों 6 अंक है, 6 अंकों का ये नाटक है। प्रतिज्ञा योगंधरायण से आगे की इसमें कथा का वर्णन है, लेकिन है उदयन और वासवदत्ता की कथा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम महाभारत मूलक जितने भी इनके रूपक हैं उनके विषय में। इसके अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं हम पंचरात्रम। तो पंचरात्रम में क्या है आइए देखते हैं। इसमें कुल 3 अंक हैं। इसमें जो दुर्योधन है उसके यज्ञ में द्रोणाचार्य ने आधा राज्य मांगा, पांडवों को देने के रूप में दक्षिणा स्वरूप मांगा था। यानी कि हम जो महाभारत की कथा सुनते हैं, लॉकडाउन के दौरान हमने रामायण और महाभारत दोनों ही कथाओं को अच्छे से देख लिया है। तो जो दुर्योधन का यज्ञ होता है उसमें द्रोणाचार्य आधा राज्य पांडवों को देने के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लेता है। दुर्योधन 5 दिन में पांडवों को ढूंढने की शर्त रखता है, ठीक है। तो ये जो द्रोण 5 दिनों को ढूंढ करके लाने की शर्त रखता है ना, इसी के कारण इस 3 अंक के नाटक को पंचरात्रम नाम से पुकारा जाता है, इसका शीर्षक है। तो इतना ध्यान रखने की आवश्यक है। पंचरात्रम 5 रात्रियों में पांडवों को ढूंढने की शर्त जिसमें है वो 3 अंकों वाला पंचरात्रम है। दूसरा इसमें देखते हैं उरुभंगम। ये एक एकांकी है, एकांकी कहते हैं जिसमें सिर्फ 1 अंक होता है, ठीक है। इसमें द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध भीम और दुर्योधन की जंघा तोड़ करके पूरा करता है। जैसा कि आप जानते हैं नाम से ही उरु, उरु कहते हैं जंघा को, उरु कहते हैं जंघा को, जंघा या घुटने के आसपास का जो क्षेत्र है हमारे पांव का, उसको भंगम यानी कि उसकी जंघा को तोड़ देना। तो इसमें द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए दुर्योधन की जंघा को तोड़ करके पूरा करता है वो। यह संस्कृत साहित्य का एकमात्र दुखांतर नाटक माना जाता है, इसीलिए उरुभंग को बार बार पूछा जाता है। जब इसके रूपक के हम प्रकार पूछते हैं, चाहे नेट में हो या फर्स्ट ग्रेड में हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स हो, तो विकल्प में ये प्रश्न जरूर आता है, संस्कृत साहित्य में एकमात्र दुखांतक नाटक कौन सा है? तो उरुभंगम आपको लिखना पड़ता है। ये एक प्रकार का रूपक है, एकांकी है, ये ध्यान रखना है आपको। उरुभंगम का बार बार मंचन भी किया जाता है क्योंकि बहुत ही अच्छे इसके संवाद होते हैं, इसलिए। तो महाभारत पर आधारित ये अगला हमारा नाटक था। अगला हम देखते हैं बालचरितम। इसमें कुल मिलाकर के 5 अंक है। इसमें कृष्ण के जन्म से लेकर कंस को मारने तक की कथा का वर्णन है, ठीक है। श्री कृष्ण इसमें जब स्वयं का इनका जन्म होता है तब से लेकर के कंस को मारने तक की कथा इसमें है। फिर बात करते हैं दूत घटोत्कच की। ये एक एकांकी है, यानी कि इसमें 1 अंक है, और इसमें अभिमन्यु की मृत्यु के बाद भीम के पुत्र घटोत्कच को दूत बना करके भेजा जाता है तथा जो दुर्योधन है उसका अपमान करता है। ये आप महाभारत की कथाओं में बार बार सुनते होंगे, दूत घटोत्कच। इसकी मूर्ति भी कई जगह बनाई जाती है। घटोत्कच की जो मूर्ति है कई जगह चौराहों पर बनाई जाती है। तो इस अभिमन्यु की मृत्यु, भीम का जो पुत्र है घटोत्कच, उसको दूत बनाकर भेजा जाता है और दुर्योधन का वो अपमान करता है। तो प्रश्न कहां से पूछा जाता है? ये पूछा जाता है भीम के पुत्र का नाम क्या था? अभिमन्यु की मृत्यु के बाद भीम के पुत्र का क्या हुआ? ये 2 प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। अगला हम देखते हैं मध्यम व्यायोग। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि व्यायोग है ये रूपक का एक प्रकार होता है। इसमें 1 अंक होता है, ठीक है। इसमें भीम जो है घटोत्कच से ब्राह्मण पुत्र की रक्षा करता है और भीम अपने पुत्र घटोत्कच व पत्नी हिडिंबा से मिलकर के खुश होता है। सिर्फ इतनी ही घटना का इसमें वर्णन है, तो आपको ध्यान रखना है। मध्यम व्यायोग एक प्रकार का व्यायोग है रूपक में। और रूपक के जो 10 प्रकार हमने पढ़े हैं दोस्तों, इससे पहले कि मेरे वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें रूपक के 10 प्रकारों का वर्णन है, तब उसमें व्यायोग में उदाहरण भी मैंने मध्यम व्यायोग का दिया है।
ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मध्यम व्यायोग के विषय में पढ़ा। अब बात करते हैं दूत वाक्यम की। ये भी एक एकांकी नाटक है, ठीक है, और इसके अंतर्गत महाभारत के युद्ध से पूर्व पांडवों की ओर से श्री कृष्ण के द्वारा संधि प्रस्ताव ले जाना और उसकी असफलता। दूत बनकर के गए थे इसमें श्री कृष्ण कैसे दूत बन के गए थे, इसलिए इसी बात के आधार पर इस नाटक का शीर्षक क्या रखा गया, दूत वाक्यम रखा गया। यानी कि महाभारत का युद्ध टल जाए इसलिए श्री कृष्ण प्रयास करते हैं, दूत अपना संधि का प्रस्ताव लेकर के दूत बन करके जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको लज्जित किया जाता है और उनकी बात नहीं मानी जाती है। इस नाटक में प्राकृत श्लोकों का अभाव है। क्यों है? क्योंकि दो सुसंस्कृत लोगों के मध्य में बात हो रही है। किसी भी प्रकार का, देखिए, प्राकृत का प्रयोग संस्कृत में हमेशा अधम पात्र किया करते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। दूत वाक्यम में श्री कृष्ण को दूत बना करके महाभारत का युद्ध टालने के लिए संधि प्रस्ताव के लिए भेजा जाता है। अब बात करते हैं कर्णभारम की। इस एकांकी में जो ब्राह्मण वेशधारी इंद्र है, उस इंद्र को कर्ण के द्वारा कवच कुंडल दान देने का वर्णन किया जाता है। इस कहानी को तो हम वैसे भी अपने इर्द गिर्द काफी बार देखते हैं। इंद्र ने इसके बदले विमला नामक शक्ति प्रदान की थी, ठीक है। अब बात आते हैं लोक कथा मूलक कुछ इनके रूपक है। इसमें है अविमारकम, इसमें कुल 6 अंक है। इसमें राजकुमार अविमारक और कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के प्रणय कथा के वर्णन है। ये जो अविमारक है इसका नाम विष्णु सेन भी है, तो ये पूछा जाता है अविमारक में अविमारक का प्राचीन नाम क्या था, पुराना नाम क्या था, तो विष्णु सेन नाम था इसका, ठीक है। अब आता है चारुदत्त। इसमें 4 अंक है। उज्जैनी की जो गणिका है वसंत सेना और व्यापारी है ब्राह्मण चारुदत्त, इन दोनों की प्रणय कथा का वर्णन है और इसी कथा का वर्णन वृश्चिकटिकम के अंतर्गत किया गया है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना है पूरे एक इस ग्रंथ का, तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं। ये भास की अपूर्ण रचना है। बाण भट्ट ने हर्षचरितम में भास के नाटकों को देव मंदिर के तुल्य माना है। यानी कि महाकवि भास की इतनी सुंदर रचनाएं होती थी कि बाण भट्ट जो जिनके लिए कहा जाता है बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, उन्होंने सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर लिया है। ऐसे व्यक्ति ने भी महाकवि भास के लिए कहा है कि जो नाटक है ना उनके भास के, वो बिल्कुल देव मंदिर की तरह स्वच्छ है, निर्मल है, जहां जाकर शांति मिलती है, इस प्रकार से है। गौड़वध में वाकपति राज ने भास को ज्वलन मित्र की उपाधि दी है, तो ये एक और तथ्य है इसके विषय में, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज जो महाकवि भास हैं इनके विषय में एक विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। यहाँ से कम कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से भास का कौन सा अध्याय है, यानी कि कौन सी रचना है। दूसरी चीज इनके अंकों के विषय में पूछा जाता है। तीसरी चीज रूपक के प्रकारों के विषय में, क्योंकि इन्होंने एकांकी भी लिखे हैं, व्यायोग भी लिखे हैं, प्राकृत नाटक भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, कई प्रकार के रूपकों के प्रकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। इसलिए महाकवि भास के विषय में आज विस्तार पूर्वक दोस्तों हमने जाना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको यहाँ दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही दोस्तों इसके अतिरिक्त आप लौकिक साहित्य, दर्शन को, व्याकरण को, इन सभी को पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां लाइन से आपको सारे लौकिक साहित्य, सारे महाकाव्य, दर्शन, सारे साहित्य, कथाएं, हर प्रकार की चीज आपको विस्तार पूर्वक मिल जाएगी। एक एक ग्रंथ पर एक एक वीडियो, काव्य शास्त्र को कुछ भी नहीं छोड़ा है, यानी कि साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक, सब कुछ यहाँ पर उपस्थित है। आप विस्तार पूर्वक उसको पढ़ सकते हैं और अपने उपयोग में ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद।